कभी सोचा है आपने कि इस दुनिया को आखिरकार चलाता कौन है? क्या ऐसी कोई शक्ति या हायर पावर है जिसके कारण ये सारी चीजें चल रही है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में दो अलग अलग दुनिया है। एक है इंसानों की, जहाँ पे हम सब बसे हुए हैं, तो वही दूसरी दुनिया है देवताओं की, जहाँ पे अलग अलग देवता बसे हुए हैं। उसी में से एक देवता है सपनों के, जो इंसानों के सपनों को कंट्रोल करते हैं। इंसानों के दुनिया को मॉर्टल राम कहा जाता है, तो वही सपनों की दुनिया को ड्रीम वर्ल्ड कहा जाता है। और मॉर्फियस उस दुनिया का देवता था, जिसका काम था लोगों को अच्छे और बुरे सपने बताना। शुरुआत में हम लॉर्ड मॉर्फियस को देखते हैं, जो अपने ही एक असिस्टेंट को ढूंढ रहा था, जिसका नाम कोरिंथियन था। कोरिंथियन इस दुनिया से भागकर इंसानों की दुनिया में आया था। अब लॉर्ड मॉर्फियस को उसे ढूंढना था। इसी दौरान अर्थ पर हम मेगस नाम के एक काफी अमीर इंसान को देखते हैं, जो एक कल्ट चलाता था। वो अपने साथियों के साथ एक रिचुअल कर रहा था, ताकि एंजल ऑफ डेथ को बुलाकर वो अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा कर सके। लेकिन एंजल ऑफ डेथ के बजाय यहाँ पे मॉर्फियस, जो अर्थ पे आया था कोरिंथियन को ढूंढने, उसे पकड़ लेते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता ये कौन है, इसीलिए ये लोग मॉर्फियस से उसकी 3 कीमती चीजें ले लेते हैं। का जादुई नकाब, दूसरा होता है एक रूबी जो कि एक लॉकेट में था, और तीसरा जादुई रेत की पोतली। अब मॉर्फियस होश में आते ही मेगस उसे अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्फियस कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ पे मॉर्फियस के कैद होने के कारण पूरे दुनिया में एक बीमारी फैलती है, और करीब करीब 10 लाख से ज्यादा लोग नींद में मर गए थे। अब अगले दिन कोरिंथियस मेगस के पास आता है, और वो मॉर्फियस को कैद रखने के तरीके बताता है। इसीलिए वो मॉर्फियस के इर्द गिर्द एक जादुई घेरा बनाता है, और उसको एक मजबूत ग्लास कवर में बंद कर देता है। और अंत में कोरिंथियन मेगस को लॉर्ड मॉर्फियस के रेवन यानी एक बर्ड को भी मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो बर्ड मॉर्फियस को आजाद करना चाहता था। वक्त गुजरता जाता है, और अब 10 साल बीत चुके थे। और एक दिन गार्ड के गैर मौजूदगी में मेगस का दूसरा बेटा यानी एलेक्स मॉर्फियस के यहाँ पे आता है। उसे मॉर्फियस की काफी दया आई होती है, और वो उससे कहता है कि तुम एक बार कहो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन मॉर्फियस कुछ भी नहीं कहता। लेकिन एलेक्स की ये बात उसके पिता यानी मेगस सुन लेते हैं, और वो उसे काफी मारने के बाद कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम जानते हो अगर ये कैद से मुक्त हो गया तो हम सबको मार डालेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो मॉर्फियस का एक बर्ड है यानी रेवन, उसे मार कर तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा। अब एलेक्स अपने पिता के लिए उस बर्ड को गुमराह करके बेसमेंट में आने देता है, और मॉर्फियस के ही सामने उस रेवन को एलेक्स मार देता है। अब सारी चीजें ऐसे ही चलती है, और कुछ समय बीत जाता है। इसी दरम्यान मेगस की एक गर्लफ्रेंड होती है इथेल, जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन मॉर्फियस को और बच्चे नहीं चाहिए थे, और इसी के कारण इथेल को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो मेगस की जो 3 कीमती चीजें होती हैं, जो उसने लॉर्ड मॉर्फियस से चुराई थी, वो उन्हें लेकर भाग जाती है। अब मेगल को जब ये पता चलता है, तो वो मॉर्फियस के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम पहले तो मुझे नहीं मारोगे। लेकिन मॉर्फियस यहाँ पे भी चुप बैठता है, और अपना ये सारा गुस्सा वो अपने बेटे एलेक्स पर निकालता है। दोनों की हाथापाई होती है, जिसमें मेगस मारा जाता है। अब एलेक्स बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है, और मॉर्फियस को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो तुम मुझे नहीं मारोगे। लेकिन मॉर्फियस कुछ भी नहीं कहता। अब देखते ही देखते काफी सारे साल बीत जाते हैं। मॉर्फियस को कैद होके 104 साल गुजर गए थे। अब एलेक्स बुजुर्ग हो गया था, और वो व्हीलचेयर पर मॉर्फियस के पास आता है, जो मॉर्फियस से यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अब भी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मॉर्फियस कुछ नहीं कहता। लेकिन वो जाते वक्त उसके व्हीलचेयर से वो जादुई घेरा थोड़ा सा मिट जाता है, जिसके बाद मॉर्फियस गार्ड को कंट्रोल करके उस ग्लास को गोली मारने के लिए कहता है, और इसी तरह मॉर्फियस उस ग्लास के घेरे से आजाद हो जाता है। और सबसे पहले वो एलेक्स को बहुत ही बुरे सपने में कैद करता है, जिसके बाद वो वापस ड्रीम वर्ल्ड में आता है और अपने असिस्टेंट से मिलता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये जगह पूरी तरीके से बंजर बन गई थी, क्योंकि मॉर्फियस 104 साल इंसानों के यहाँ पे कैद होते हैं, जो अपने दुनिया में बिना ताकत का था। उसे अब दोबारा से अपना राज्य
स्थापित करना था, जिसके लिए उसे वही 3 चीजें चाहिए थी, लेकिन उसका पता सिर्फ 3 गॉडेसेस ही दे सकती थी, यानी कि गॉडेसेस ऑफ फेथ। लेकिन वो बिना पावर के उनसे मिल नहीं सकता था, और पावर हासिल करने के लिए वो सबसे पहले 2 ड्रीम ब्रदर के पास जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कोरिंथियन के लिए काम किया करते थे, और मॉर्फियस ने इन दोनों को भी एक डायनासोर गिफ्ट के तौर पे दिया था, और अब आकर वो उनसे डायनासोर को वापस मांगता है। फिर मॉर्फियस उसकी सोल ले लेता है, जिसके कारण उसमें पावर आ जाती है, और अब वो यहाँ से दूसरे दुनिया में जाता है और वहाँ से काफी कीमती स्नेक ले लेता है, और वहाँ से गॉडेस ऑफ फेथ को समन करता है। ये 3 गॉडेसेस होती है, वो मॉर्फियस से वो कीमती स्नेक ले लेती है, जिसके बाद वो उसके 3 आइटम का क्लू उसे प्रोवाइड करती है कि वो इंसानों के राल में यानी इंसानों की दुनिया में कहाँ पे है। जादुई रेत अभी लंदन में एक औरत के पास थी, वही जो नकाब होता है उसका वो हेल के एक डीमन के पास था, और जो रूबी है वो एक लेडी के पास है। यहाँ कोरिंथियस जो अभी भी इंसानों को मार रहा होता है, उसे पता चल जाता है कि मॉर्फियस अब आजाद हो गया है, और वो वहाँ से सीधा इथेल के पास जाता है, जिसने मॉर्फियस की वो 3 कीमती चीजें चुराई थी। कोरिंथियन इथेल से वो तीनों भी आइटम मांगता है, और वो कहती है कि वो आइटम उसके पास नहीं है। हालांकि इथेल के पास अभी भी वो रूबी होता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बताती, और जो नकाब होता है वो उसने हेल के ही एक डीमन से ट्रेड किया था। अब कोरिंथियन को उसके झूठ के बारे में पता चलता है, और वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी इथेल अपना प्रोटेक्शन का लॉकेट निकालती है। उस प्रोटेक्शन के लॉकेट के कारण कोरिंथियन खुद मारा जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने डीमन को वो नकाब ट्रेड किया था, जिसके बदले में डीमन ने उसे एक प्रोटेक्शन लॉकेट दिया था जो काफी ताकतवर होता है। अब इसके बाद इथेल एक मेडिकल फैसिलिटी में अपने बेटे जॉन से मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह मॉर्फियस लंदन में जाने का फैसला करता है। वही लंदन में जोहान यानी उसी लड़की के पास मॉर्फियस आता है, जिसके पास जादू की रेत होती है, और उससे वापस मांगता है, लेकिन वो बताती है कि वो उसके पास नहीं है। फिर वो एक चर्च में जाकर एक डीमन के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रही होती है। वो करने के बाद मॉर्फियस उसे सारी हकीकत बता देता है। अब रात के समय में जोहान जब सो रही थी, तब उसे काफी बुरे नाइटमेयर आने लगते हैं, और उसी नाइटमेयर के थ्रू मॉर्फियस उसे ट्रैक कर लेता है और उसके घर पहुंच जाता है, और उससे डील करता है कि वो उसके नाइटमेयर भगाने में उसकी मदद करेगा अगर वो रेत की पोटली उसे ढूंढ कर दे। तभी घर की तलाशी करते वक्त जोआन को याद आता है कि वो रेत की पोटली उसके ही दोस्त के पास उसने छोड़ दी थी। अब ये लोग रेचल यानी उसके दोस्त के पास आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेचल की हालत बहुत ही खराब हुई थी। दरअसल ये जादू की पोटली बहुत ही ताकतवर होती है, जो किसी आम इंसान के लिए नहीं होती है, जिसके कारण रेचल बुरी हालत में मर रही होती है। अब मॉर्फियस उससे रेत की पोटली लेता है और उसे शांति से मार देता है। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं इथेल जो होती है वो अपने बेटे जॉन से मिलने के लिए आई थी, और उससे कहती है कि रूबी हमने एक जगह सेफ रखा हुआ है, और जो नकाब था वो डीमन के साथ ट्रेड करके उसने ये प्रोटेक्शन लॉकेट लिया था, जिसके कारण वो आज भी जिंदा है। वो आगे कहती है वो रूबी हमें मॉर्फियस को वापस दे देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण काफी लोग मारे गए हैं। जिसके बाद वो प्रोटेक्शन लॉकेट अपने बेटे को पहनाती है, और जैसे ही वो प्रोटेक्शन लॉकेट निकालती है वो खुद बुजुर्ग होकर मारी जाती है। तो यहाँ पे जो जॉन होता है उसके इरादे कुछ सही नहीं होते। वो रूबी को मॉर्फियस को देने के बजाय खुद रूबी लेकर ड्रीम वर्ल्ड को हासिल करना चाहता था। वो उस लॉकेट का इस्तेमाल करता है और वहाँ के गार्ड्स को मार देता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस हेल में आता है और गेट कीपर उसे लूसीफर के पास लेकर जाता है। मॉर्फियस उसे बताता है कि मेरा नकाब यही हेल में है, तुम्हारे एक डीमन के पास जो उसे चाहिए। लूसीफर फिर डीमन को समन करके उससे नकाब मंगवाता है, लेकिन वो डीमन मॉर्फियस से एक डील करता है कि वो उसके पहेलियों का सही जवाब दे, तभी उसे नकाब मिलेगा। अगर वो हार गया तो मॉर्फियस को हमेशा के लिए हेल में ही कैद होना पड़ेगा। अब ये लोग गेम शुरू करते हैं, लेकिन मॉर्फियस उसके पहेली के सारे सही जवाब देता है और नकाब लेकर चला जाता है। इसके बाद मॉर्फियस को रूबी के बारे में भी पता चलता है, जो एक जगह पे होता है। वो रूबी को लेने जाता है, लेकिन उसमें एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा हुआ था, जिसके कारण वो काफी जख्मी हो जाता है। दरअसल इस रूबी को प्रोटेक्शन स्पेल इथेल ने ही लगाया होता है। अब मॉर्फियस वहाँ से चला जाता है और जॉन आकर उस रूबी को ले लेता है। जिसके बाद जॉन एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे रूबी की पावर को इस्तेमाल करके वो सारे लोगों पे जादू करता है, लेकिन वो जादू गलत होने के कारण सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी मॉर्फियस
मॉर्फियस वहाँ आकर जॉन को समझाता है कि ये चीज इंसानों के लिए नहीं है। जॉन खुद मॉर्फियस को उसी की दुनिया में कैद करना चाहता था, इसीलिए वो रूबी की मदद से ड्रीम रैल्म में चला आता है और यहाँ रूबी की मदद से वो मॉर्फियस के ऊपर वार करता है। मॉर्फियस की हालत काफी खराब होने लगती है और इसी लड़ाई के दरमियान जॉन रूबी को चकनाचूर कर देता है और उसे लगता है कि अब वो जीत गया है, ये पूरी दुनिया उसकी है। लेकिन तभी मॉर्फियस के पास इस रूबी की सारी शक्ति आ जाती है, क्योंकि रूबी को तबाह करने के कारण उसकी सारी शक्ति उसके सबसे पहले ओनर के पास जाती है, जो कि खुद मॉर्फियस होता है। अब रूबी की पावर आने के बाद वो जॉन को सपनों की दुनिया में ही कहीं पे कैद कर देता है। अब मॉर्फियस को तीनों भी चीजें मिल चुकी होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आगे उसे क्या करना है और इसीलिए वो अपने बहन यानी गॉडेस ऑफ डेथ के पास जाता है, जो उसे बताती है कि उसे अपनी दुनिया, अपना राल्म वापस से बनाना चाहिए और वो उसे अपने काम पर लेकर जाती है, जहाँ पे वो अलग अलग टाइम ट्रैवल करते हुए लोगों को मौत दे रही होती है। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें मरना नहीं था और उसी में से एक होता है होप गैटलिंग, जो कि एक साधारण इंसान होता है और काफी सदियों पहले जब मौत उसके पास आई थी तब उसने कहा था कि उसे मरना नहीं है और डेथ ने भी उसकी विश को ग्रांट कर लिया था और उसे कहा था कि जब तक वो चाहे वो जिंदा रह सकता है। और मॉर्फियस कैद होने से पहले उसे ये बात पता होती है और वो अक्सर होप से मिलने के लिए आया करता था। अब यहाँ पे होप को यही लग रहा था कि मॉर्फियस खुद अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है और इसी के कारण वो होप से मिलने आता है, जिसके कारण मॉर्फियस को गुस्सा आता है और उससे मिलना बंद कर देता है, जिसके बाद मॉर्फियस भी कैद हुआ था और इसीलिए वो होप को मिल नहीं सकता था। लेकिन एक दिन आजाद होने के बाद अब यहाँ पे वो वापस मिलता है और मॉर्फियस फाइनली होप को अपना एक काफी अच्छा दोस्त मानने लगता है। अब यहाँ पे मॉर्फियस को अपनी दुनिया वापस से बनाने के लिए उसके शहर में रहने वाले 3 लोग चाहिए थे, जिसकी तलाश में वो होता है। लेकिन ये तीनों भी लोग उसकी दुनिया छोड़ के इंसानों के राल में चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं था। तो वही दूसरी जगह पे हम 2021 में रोज नाम के एक लड़की को देखते हैं, जिसके माता पिता जाने के कारण 6 साल पहले उसके भाई को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अब रोज को अपने भाई की तलाश होती है। रोज एक खास लड़की होती है जो लोगों के सपनों में जा सकती थी और इन्हें वर्टेक्स कहा जाता है और इसीलिए मॉर्फियस रोज के ऊपर नजर रखे था ताकि वो अपने 3 लोगों को ढूंढ सके। रोज एक दिन अपने भाई की तलाश में अपने दोस्त लाइता के साथ लंदन में चली आती है और उस मैंशन की जो ओनर होती है उससे कहती है कि मैं अपने भाई की तलाश में यहाँ पे आई हूँ। अब यहाँ पता चलता है कि ये जो ओल्ड लेडी होती है जिसका नाम यूनिटी था, वो दरअसल रोज की परदादी होती है, जो कि स्लीप पैरालिसिस के कारण काफी सदियों से नींद में ही होती है और अभी जाकर वो जगी थी। वो रोज की मदद करती है और उसे ढूंढने के लिए कुछ पैसे देती है, जिसके बाद रोज और उसकी दोस्त कैलिफोर्निया चले आते हैं उसके भाई जेड की तलाश में, जो कि यहाँ पे किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पे रोज रात में लोगों के सपनों में जाकर अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसके कारण परेशान होकर वो फाइनली मॉर्फियस के पास आती है और उसे अपने भाई को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। मॉर्फियस उसे बताता है कि शायद तुम्हारा भाई मेरे ही किसी एक असिस्टेंट के पास है जो इंसानों की दुनिया में रह रहे हैं और इसीलिए तुम उन्हें ढूंढ नहीं सकती। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। फिर मॉर्फियस रोज की मदद करता है और कई लोगों के सपनों में जाकर फाइनली उसके भाई को ढूंढ लेता है जो एक दूसरे शहर में रहता था। अब मॉर्फियस वहां चला जाता है और उसे पता चलता है कि उसी की एक असिस्टेंट यानी उन 3 लोगों में से एक असिस्टेंट गॉल्ट उसके साथ होती है। वो दरअसल जेड यानी रोज के भाई के सपने को मैनिपुलेट कर रही होती है, क्योंकि रोज का भाई काफी बुरे परिवार में रहता था। उसके माता पिता उसे मारते थे और गॉल्ट सपनों के थ्रू जेड को एक माँ का सपोर्ट दे रही होती है। अब मॉर्फियस को जब ये पता चलता है तब वो गॉल्ट को अपने दुनिया में वापस लेकर आता है और उसे सजा देता है। तो यहाँ दूसरी तरफ रोज अभी भी अपने भाई को ढूंढ रही होती है। इसी दरम्यान वो अपने दोस्त लाइटा को भी सपने की दुनिया में लेकर जाती है, जहाँ पे लाइटा को अपना गुजरा हुआ पति हेक्टर उस दुनिया में मिलता है और हेक्टर उसे सपनों की ही दुनिया में रहने के लिए कहता है ताकि उन दोनों का भी एक बेबी हो। अब लाइटा जब अगले दिन नींद से उठती है तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसके कारण ड्रीम राल्म
और ह्यूमन realm में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे जो रोज का भाई होता है जेड, वो अभी भी उसके पेरेंट्स के पास ही होता है, जिसे कोरिंथियन देख लेता है और वो उसके पेरेंट्स को मारकर जेड को किडनैप करता है ताकि वो रोज को ब्लैकमेल कर सके। रोज एक वर्टेक्स होने के कारण जितने भी लोग ड्रीम realm से यहाँ पे आए हुए थे उन लोगों को रोज के थ्रू पावर मिल रही होती है और इसी के कारण सब लोग उसके आसपास ही होते हैं। अब कोरिंथन रोज को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है तो वही रोज की दोस्ती गिलबर्ट नाम के एक बुजुर्ग से हुई होती है। दरअसल वो भी उन्हीं आदमियों में से होता है जिसे मॉर्फियस ढूंढ रहा होता है और रोज के थ्रू वो भी पावर ले रहा था और गिलबर्ट रोज के साथ उसके भाई जेड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वही दूसरी जगह पे लाइटा सपनों में अपने पति हेक्टर को मिलती रहती है जिसके कारण उसकी प्रेगनेंसी में काफी ग्रोथ होती है, जिसके चलते ड्रीम वर्ल्ड का नुकसान होने लगता है। अब यहाँ पे मॉर्फियस को इस बात का पता चल जाता है और उसे ये बात रियलाइज होती है कि रोज के पावर के कारण हेक्टर की स्पिरिट आफ्टर लाइफ के बजाय ड्रीमिंग वर्ल्ड में आ गई थी, जिसके कारण उसकी पत्नी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। मॉर्फियस सबसे पहले हेक्टर को आफ्टर लाइफ में भेज देता है और लाइटा को भी यहाँ से इंसानों के realm में भेज देता है। तो यहाँ पे रोज और गिलबर्ट दोनों भी जेड के तलाश में एक कन्वेंशन में आते हैं जहाँ पे कोरियंथन से मिलना था, लेकिन गिलबर्ट को दूर से ही कोरियंथन दिख जाता है, जिसे देखने पर वो वहाँ से भाग जाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सीधा ड्रीम वर्ल्ड में आता है। और यहाँ पे आते ही गिलबर्ट मॉर्फियस को कोरियंथन और रोज की लोकेशन बताता है। अब यहाँ पे कोरियंथन रोज को और उसके भाई जेड को किडनैप कर लेता है और उन दोनों को भी एक डरावने सपने में कैद करता है, लेकिन तभी मॉर्फियस वहाँ पे आता है और इन दोनों भी भाई बहन को छुड़ा कर ड्रीम वर्ल्ड में लेकर जाता है। अब वो दोनों भी ड्रीम वर्ल्ड में जाने के कारण कोरियंथन की पावर काफी कम हो चुकी थी और यही मौका देख के मॉर्फियस कोरियंथन को फाइनली मार डालता है, जिसके बाद रोज और जेड दोनों भी सपनों की दुनिया में होते हैं और मॉर्फियस रोज से कहता है कि तुम्हारी पावर दोनों भी दुनियाओं के लिए सही नहीं है और इसी के कारण तुम्हें खुद का सैक्रिफाइस देना होगा। रोज भी तैयार हो जाती है और वो रोज को मारने वाला होता है कि तभी उसकी दादी यानी वही लेडी वहाँ पे आ जाती है। वो बताती है कि असली वर्टेक्स वो थी और जब वो स्लीप पैरालिसिस में थी तब उसकी पावर अपने आप उसकी परपोती यानी रोज को मिल गई थी, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था। इसीलिए मॉर्फियस उसके परिवार के बारे में पूछता है और यूनिटी उसे बताती है कि एक बार सपनों में एक खास आदमी ने उसे प्रेग्नेंट बना दिया था जो कि इंसानों की दुनिया का नहीं था और इसी कारण से वर्टेक्स यानी ये पावर वो अपने पोती को पास कर सकती थी। अब मॉर्फियस समझ जाता है कि वो इंसान और कोई नहीं उसका भाई डिजायर था जो कि ड्रीम वर्ल्ड के साथ अक्सर छेड़खानी किया करता था और इसीलिए वो डिजायर के पास जाकर उसे वॉर्न करता है। इसके बाद मॉर्फियस रोज और जेड इन दोनों को भी छोड़ देता है और वापस आकर वो अपने सबसे पहले असिस्टेंट यानी गोल्ड को उसे जिंदा कर देता है, वापस से जॉब पर रखता है और उसे इस ड्रीम realm का वो देवता बन जाता है और कहानी यहीं पे खत्म होती है।